Stay safe, happy learning, say no to theft of electricity। मेरा नाम अमरनाथ है। मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ और बिजली के संचरण, उत्पादन और वितरण में लगभग 40 वर्षों तक कार्य का मुझे अनुभव है। अतः देश में व्याप्त वर्तमान बिजली संकट पर मुझे लगता है कि मैं चंद शब्द बोलने की योग्यता रखता हूँ। पहले मैं आज दिनांक 31 मई 2024 को रांची के एक सेक्शन ऑफ प्रेस में प्रकाशित समाचार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 42 डिग्री की भीषण गर्मी से हटिया ग्रिड के पावर ट्रांसफार्मर गर्म हो जा रहे हैं। हटिया रांची में एक पावर ग्रिड सब स्टेशन है 220/132/33 kV का। कूलर पानी छिड़काव का भी असर नहीं, अंत में सप्लाई रोकी। रांची का तापमान 42 डिग्री रहने से गुरुवार को भीषण गर्मी रही। गुरुवार को सुबह से लेकर दोपहर तक रांची शहर की बिजली आपूर्ति चरमरा गई। गर्मी के कारण ग्रिड के पावर ट्रांसफार्मर गर्म हो जा रहे थे। इस कारण हटिया ग्रिड से 20 मेगावाट की आपूर्ति कम कर दी गई। इस कारण पूरे दिन रांची में लोड शेडिंग हुई। आधी रांची में 1 से 4 घंटे तक बड़े इलाके में बिजली कटौती कर सप्लाई की गई। घंटों बिजली नहीं होने से पंखे, कूलर और एसी बंद थे, इसलिए लोग गर्मी से बेहाल हो गए। जबकि पीक आवर में रांची में बिजली की खपत 400 मेगावाट तक पहुंच गई थी। ट्रांसफार्मर गर्म होकर जले नहीं और ब्लैकआउट की स्थिति न हो, इसलिए मांग के बावजूद आपूर्ति में कमी कर दी गई। रांची शहर क्षेत्र के करीब 3.5 और ग्रामीण क्षेत्रों के 3 लाख उपभोक्ता परेशान हो गए और पूरे दिन बिजली आपूर्ति से जूझते रहे। इस संबंध में महाप्रबंधक संचरण निगम श्री अनिल कुमार भरतियम ने कहा कि गुरुवार को दोपहर में तेज धूप होने के कारण हटिया ग्रिड का पावर ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा था। उसे बचाना जरूरी था। ट्रांसफार्मर जले नहीं, इसके लिए 20 मेगावाट की कमी कर दी गई थी और ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर और पानी का छिड़काव तक किया गया। स्थिति सामान्य होने के बाद शाम में बिजली की आपूर्ति सामान्य हो गई। अनिल कुमार भरतियम जी एक सक्षम और योग्य अभियंता हैं। बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण में इनका व्यापक कार्य अनुभव है। मेरे साथ काम भी किया है इन्होंने, परंतु मैं यह समझ नहीं, ये इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हटिया ग्रिड में 2 सब स्टेशन है, हटिया 1, हटिया 2। तो हटिया 1 में 220/132 kV का सिस्टम है, हटिया 2 में 132/33 kV का सिस्टम है। इस 132/33 kV सिस्टम में 50 MVA के 5 ट्रांसफार्मर हैं। यह समस्या किस ट्रांसफार्मर में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक ट्रांसफार्मर के कूलिंग का सवाल है, तो ट्रांसफार्मर में जब बिजली प्रवाहित होती है तो उसके ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में इसके एक्चुअली ऑयल कूल्ड नहीं, इसके कूलिंग के कई प्रकार हो सकते हैं। ON यानी कि ऑयल नेचुरल, OF ऑयल फोर्स, ON यानी कि ऑयल नेचुरल, OF यानी कि ऑयल फोर्स्ड, AF एयर फोर्स्ड, AN एयर नेचुरल। एयर नेचुरल का मतलब हुआ कि सामान्य वातावरण के प्रभाव से जो हवा बहती है उससे ठंडा हो रहा है। एयर फोर्स मतलब कॉम्प्रेस्ड एयर से या फैन के माध्यम से इसको ठंडा किया जाता है।
ऑयल नेचुरल मतलब नेचुरली ऑयल फ्लो होकर के जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करता है वो प्रोसेस है। ऑयल OF ऑयल फोर्स्ड। सामान्यतः ग्रिड में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो होते हैं ON AF ON OF AF AN, यानी कि ऑयल नेचुरल, ऑयल फोर्स, एयर नेचुरल और एयर फोर्स्ड। जहाँ तक ट्रांसफार्मर स्टैंडर्ड का सवाल है तो ट्रांसफार्मर के दो स्टैंडर्ड हैं, एक IS BIS स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर, एक IS 1180, ये अप टू 2500 kV है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए है। दूसरा है IS 2026, ये ऑल कैपेसिटी ऑल ट्रांसफार्मर्स के लिए है। तो ग्रिड में तो चूँकि पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो 1180 पावर ट्रांसफार्मर का स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो ग्रिड के लिए ट्रांसफार्मर IS 2026 के अनुपालन में होंगे। किसी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी है यह इस पर डिपेंड करता है कि उसमें हीटिंग कितना हो रहा है और हीट डिसिपेशन की व्यवस्था कितनी सक्षम और कारगर है। यहाँ IS 2026 में ये डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कैसे कितना होना है। जैसे ये ट्रांसफार्मर का टैंक है, इस टैंक में ये तेल भरा हुआ है, ऑयल ट्रांसफार्मर टैंक, और यहाँ इनका कॉइल है। तो कॉइल में एक कोई हॉटेस्ट पॉइंट होगा और इस हॉटेस्ट पॉइंट से या पूरे कॉइल की गर्मी से ट्रांसफार्मर के तेल गर्म हो करके कन्वेक्शन के प्रोसेस से गर्म तेल ऊपर जाते रहेंगे, ठंडा तेल नीचे आकर के गर्म होकर वापस ऊपर जाके इस साइकिल में चलते रहेंगे। तो टेम्परेचर हमें नापना होता है हॉटेस्ट पॉइंट वाइंडिंग टेम्परेचर, एक। दूसरा ये टॉप ऑयल टेम्परेचर, सबसे ऊपरी परत का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा तो टॉप ऑयल टेम्परेचर। इन्हें नापने के लिए ट्रांसफार्मर के बॉडी में डायल थर्मामीटर लगे होते हैं, जिन्हें वाइंडिंग WTI या वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI या ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर बोलते हैं। इसके थ्रू हमारे टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी हुई ये हम देख सकते हैं। ये IS 2026 का स्टैंडर्ड है, IS 2026 पार्ट 2 1977
टेम्परेचर लिमिट्स फॉर ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर. वाइंडिंग टेम्परेचर मेजर्ड बाय रेसिस्टेंस मेथड, मतलब रेसिस्टेंस थर्मामीटर वाइंडिंग के पास लगे होते हैं और उससे चेंज ऑफ रेसिस्टेंस जो होंगे, चेंज ऑफ हीटिंग होने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो चेंज ऑफ रेसिस्टेंस से जो ये इंडिकेटर या ये इंडिकेटर जो है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, इसको सेंस करेगा और अकॉर्डिंगली इसके नीडल से हम वाइंडिंग टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. ये यदि एक्सटर्नल कूलिंग मीडियम यदि एयर हो तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर राइज है. और यदि वाटर कूल्ड हो तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर क्लास ऑफ इंसुलेशन ए 60 और एयर कूल्ड हो तो और वाटर कूल्ड हो तो 65. क्लास वाई इंसुलेशन में भी परमिसेबल टेम्परेचर राइज 90 डिग्री है मैक्सिमम. क्लास ए इंसुलेशन में 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री टोटल है. यदि हमारा टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर, यदि एम्बिएंट टेम्परेचर जैसा कि अखबार के इस रिपोर्ट में भी है कि 42 डिग्री था, ये शुरू में ही है 42 डिग्री था. तो 42 डिग्री है तो जैसा इस रिपोर्ट में है कि ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका वाइंडिंग टेम्परेचर यदि होता है बढ़ता है. तो 55 और 42 मीन्स 55, 42 में 55 जोड़ दीजिए, ये हो गए 97 डिग्री. और क्लास ए इंसुलेशन भी है तो वो कैपेबल होता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड को सक्सेसफुली सस्टेन करने के लिए. उसी तरह टॉप ऑयल टेम्परेचर, ये टेम्परेचर राइज 50 डिग्री तक परमिसिबल है. ये देखिए टेबल 4 है, टेम्परेचर राइज लिमिट फॉर ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर. वाइंडिंग टेम्परेचर 55 और ऑयल टेम्परेचर 50. तो हम ये वाइंडिंग टेम्परेचर पर ले रहे हैं, तो वाइंडिंग टेम्परेचर यदि 97 डिग्री भी हुआ तब भी घबराने की बात नहीं है. एम्बिएंट 42 है और ये 97 हो गया तो कोई घबराने की बात नहीं है. सिस्टम को चलने देना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. बट यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि ये टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर नहीं है. यदि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर अभी समर है, विंटर में यदि एम्बिएंट इन विंटर इफ एम्बिएंट टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, then permissible temperature, winding temperature rise is 55. Permissible winding temperature then will be equal to 5 plus increase 55 डिग्री तक राइज परमिसिबल हो तो 5 + 55 इक्वल टू 60 डिग्री सी. तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलने देना चाहिए, लेकिन 60 से जहाँ 61 हो तो ख़तरनाक है. अभी 42 डिग्री पर 97 भी हो गया तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यदि 5 डिग्री एम्बिएंट है और 60 डिग्री हो गया तो अलर्ट होने की ज़रूरत है और ट्रांसफार्मर ऑपरेशन रोक देने की ज़रूरत है. तो यहाँ
एक्चुअल टेम्परेचर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेम्परेचर राइज क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक सब स्टेशन को एक थर्मामीटर से इक्विप करना चाहिए। ये देखिए ऐसा थर्मामीटर, या ऐसा थर्मामीटर हर एक सब स्टेशन में, ग्रिड सब स्टेशन में सब स्टेशन इंचार्ज को इंस्टॉल करवाना चाहिए और इसका कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए। ऑपरेटर को चाहिए कि हर घंटे टेम्परेचर नोट करें और टेम्परेचर नोट करके इसे रिकॉर्ड करें और डायल टेम्परेचर नोट करें। यदि बढ़ोतरी 55 डिग्री वाइंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा में, यदि से 55 डिग्री से ज़्यादा है या टॉप ऑयल टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा है, तो एक निर्देश मिलना चाहिए ऑपरेटर को कि बिना किसी से पूछे लोड को काट दें। सिस्टम को यदि बचाना है तो बिना किसी से पूछे लोड को काट दें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेम्परेचर राइज इम्पॉर्टेंट है, एक्चुअल टेम्परेचर क्या है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पावर जनरेटिंग कैपेसिटी एनहेंसमेंट में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1947 में जहां देश में जनरेटिंग कैपेसिटी सिर्फ 1550 मेगावाट था, वहां आज हमारे देश में जनरेटिंग कैपेसिटी 4.5 लाख मेगावाट के ऊपर है। परंतु हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम उतना लोड लेने की स्थिति में नहीं है। ये जो हमारी समस्याएं आ रही हैं, ये जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, भीषण गर्मी में देश में बिजली अपने मांग रिकॉर्ड स्तर 250 गीगावाट पर पहुँच गई है। 30 मई को पूरे भारतवर्ष की पावर डिमांड की बात करें तो 2,50,000 मेगावाट मांग हो गई थी, जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसके पहले, अभी तो समर सीजन है, मई का महीना है, इसके पहले का हाईएस्ट रिकॉर्ड 2,43,000 मेगावाट सितंबर 2023 का है, जब कम बारिश और उच्च नमी के कारण गर्मी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था और बिजली का डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया था। तो बिजली की उपलब्धता परेशानी नहीं है, उपलब्ध है तब तो ये कहा गया है कि 10 रुपये यूनिट के ये व्यस्त समय के दौरान एनर्जी एक्सचेंज से ऊंची दर 10 रुपये प्रति यूनिट से करीब 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का झारखंड को प्रबंध करना पड़ रहा है। तो बिजली उपलब्ध है, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा है। आशा है मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूँ कि कूलर से और पानी छींट करके ट्रांसफार्मर ठंडा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। टॉप ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर यदि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में प्रोवाइडेड लिमिट को एक्सीड करता है तो तुरंत ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए और इस आशय के निर्देश अपने ऑपरेटर को दिए जाने चाहिए। साथ ही हर एक सब स्टेशन में और हर एक ग्रिड सब स्टेशन में एक एम्बिएंट टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मामीटर रखना चाहिए, जिस पर ऑपरेटर की नज़र बराबर होनी चाहिए और उनके लॉग बुक में एक कॉलम एम्बिएंट टेम्परेचर का भी होना चाहिए। धन्यवाद। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। Please like, subscribe and check your subscription before you leave so that you don't miss the next video from this channel. Thank you.